हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमिकेम सीरीज़। फ्रेंड्स, एमिकेम सीरीज़ के लास्ट वीडियो में आप पढ़ चुके हैं एल्कोहल्स की प्रिपरेशंस को। कुछ प्रिपरेशंस रह गई थी जो पढ़ेंगे हम आज के वीडियो में, और साथ ही पढ़ेंगे एल्कोहल्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो शुरू करते हैं एमिकेम सीरीज़ का आज का नया वीडियो। फ्रॉम इथाइलिन ऑक्साइड, जिसे हम ऑक्सीरेंस भी बोलते हैं, ऑक्सीरेंस रियल में ये साइक्लिक ईथर है। ये साइक्लिक ईथर इस टाइप से होता है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड O। रिएक्शन कराएंगे इसकी ग्रिनार्ड रिएजेंट से CH3MgBr से। तो पहले की तरह यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और ये CH3 अटैक करेगा इस CH2 पर, और साथ में ये MgBr लिबरेट होगा इस O पर और मॉलिक्यूल बनाएगा CH3 CH2 CH2, इसके बाद O और MgBr। और पहले की तरह जैसे कि हमने ग्रिनार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस में जब रिएक्शन कराई थी CO2 फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन के साथ, तो हाइड्रोलिसिस कराते थे। यहाँ पर भी उसी की तरह हाइड्रोलिसिस होगी, और हाइड्रोलिसिस होने के बाद यहाँ फिर से वही मॉलिक्यूल ब्रेक होगा यहाँ से ऐसे, और जब ब्रेक होगा तो एक पर OH और एक पर H जाएगा। कैसे भी कर लीजिए, HOH या OHH, और कंपाउंड बनेगा CH3 CH2 CH2OH प्लस MgOHBr। नेक्स्ट रिएक्शन बाय प्राइमरी अमाइंस। अमाइंस प्राइमरी होने चाहिए। यहाँ पर 1 डिग्री और प्राइमरी अमाइंस में थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है कि कार्बन से मतलब नहीं है, नाइट्रोजन से जितने कार्बन एटम लगे होंगे यहाँ पर उसकी डिग्री ऐसे काउंट करते हैं। जैसे कि हमने अमोनिया लिखा, और अमोनिया के 3 H एटम अगर हैं, तो अगर यहाँ पर हमने एक R लगाया, यानी कि एक कार्बन एटम लगाने पर हम इसको कहेंगे प्राइमरी। ये नहीं है कि हमने CH3 लगाया और यहाँ पर कार्बन आइटम जो अमोनिया लगाया तब इसको हम कहेंगे प्राइमरी। अगर यहाँ पर तो NCH3 है और यहाँ पर H है, क्योंकि एक कार्बन से लगे हुए, इसको नहीं कहेंगे हम प्राइमरी। बल्कि ऐसे केस में जब एक नाइट्रोजन से एक R लगा होगा तब उसको प्राइमरी कहेंगे। जब सेकंड R ग्रुप लगाएंगे सेकेंडरी कहेंगे या 2 डिग्री कहेंगे, और जब थर्ड आर्डर लगाएंगे तब इसको हम यहाँ कहेंगे टर्शरी अमाइन। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्राइमरी अमाइन ग्रुप, और इस केस में एक R होगा, 2 H ग्रुप लगे होंगे, और हमें इससे कुछ नहीं करना है। तो देखते हैं रिएक्शन किससे कराएंगे इसकी। जैसे हमने RnH2 लिया, रिएक्शन कराएंगे इसकी HNO2 से, तो जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा ROH प्लस N2, और साइड प्रोडक्ट में H2O रिलीज हो जाएगा। देखते हैं रिएक्शन बैलेंस होगी या नहीं होगी। इस टाइप से हमने क्या लिया, प्राइमरी अमाइन। अब कैसे देखें, कुछ इसकी एक ट्रिक अगर अपने माइंड में इसको आप फीड कर लें तो कैसे देखें। R H N और H2, इसको ऐसे मान लीजिए। अब HNO2 को अगर हम लिख लें HONO तो भी गलत नहीं होगा, तो इसको ऐसे लिखते हैं हम HONO। इसको हम लिखेंगे HONO। HNO2 को हमने HONO की फॉर्म में लिखा, और यहाँ पर इस मॉलिक्यूल के ठीक नीचे ऐसे लिख दिया। अब इसको हम अगर ऐसे डिवाइड कर दें तो जो यहाँ लिखा है वैसे ही बनेगा, ROH ROH, N2 N2 एंड H2O H2। बहुत ही ईजी ट्रिक है इसकी। RnH2 के साथ HNO2 की रिएक्शन को HONO की फॉर्म में लिखेंगे
तो इजी रिएक्शन हो जाएगी और यहाँ पर बनेगा एल्कोहल और नाइट्रोजन गैस, साथ में साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट जो मेथड आएंगे वो रहेंगे इंडस्ट्रियल मेथड्स या इंडस्ट्रियल प्रिपरेशंस। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशंस और नॉर्मल लैब प्रिपरेशन में डिफरेंस ये होता है कि जो लैब में हम जो अल्कोहल बनाते हैं वो स्मॉल अमाउंट में होता है और इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग जो करते हैं वहाँ पर एक बड़े अमाउंट में अल्कोहल बनाना होता है हमारे लिए, और ऐसी प्रोसेस होनी चाहिए जो कि चीप एंड बेस्ट हो। ऐसी ना हो जिसमें हमें खर्चा ज़्यादा करना पड़े। अगर खर्चा ज़्यादा हो जाएगा तो उस केस में वो चीज़ कॉस्टली हो जाएगी और उस केस में वो इंडस्ट्रियल मेथड की फॉर्म में यूज नहीं करेगा। इंडस्ट्री वही मेथड लेगी जिसमें कि वो चीप एंड बेस्ट तरीके से बन रहा हो। तो फर्स्ट प्रोसेस यहाँ आती है ऑक्सो प्रोसेस। ऑक्सो प्रोसेस में रिएक्टेंट होता है एल्कीन, जिसमें कि यहाँ लेते हैं ईथीन। ईथीन के साथ यूज करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, और साथ में लेते हैं H2 और रिएजेंट होता है CO2 CO8, साथ में हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसके बाद जो कंपाउंड बनेगा जरा देखें इस बात के लिए, एक H एक CO इसमें ऐड होना है, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक H जाएगा बना देगा CH2 को CH3, फिर क्या बचा है साथ में सिंगल बॉन्ड CH2। अब हमारे पास क्या बचता है CO एंड H, तो क्या बना देगा ये CHO यानी कि प्रोपेनल। अब सिंपल हो रहा है, साफ दिख रहा है। क्या करते हैं इसका रिडक्शन कर देंगे। जब इसका रिडक्शन करेंगे तो H2Ni से करा देंगे रिडक्शन इसका, और कंपाउंड बनेगा CH3 CH2 CH2OH यानी कि प्रोपेनॉल। नेक्स्ट प्रोसेस में हम शो कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मीथेनॉल, और इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मीथेनॉल है उसमें क्या लेंगे, हम लेंगे वाटर गैस। वाटर गैस क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एंड H2। बनती कैसे है ये, जब हम रेड हॉट कोक पर वाटर यानी कि स्टीम पास करेंगे तो उस केस में ये बनेगी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एंड H2, और इसका कंबाइंड जो फार्मूला होता है उसको बोलते हैं हम वाटर गैस। ऐसे ही होती है प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस में H2 की जगह पर N2 आ जाता है, तब कहते हैं इसको हम प्रोड्यूसर गैस। यहाँ पर रिएजेंट होगा CrO3 Zn टेम्परेचर एंड रिएजेंट यहाँ लेंगे Cr2O3 एंड ZnO, टेम्परेचर एंड प्रेशर होगा, कंपाउंड बनेगा CH3OH यानी कि मीथेनॉल। ये तो रहा नॉर्मल रिएजेंट की हेल्प से। अब इसके साथ ही अगर हमारे पास जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स की हेल्प से भी हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में हम कभी भी खाना खाते हैं तो खाना खाते समय क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो डिफरेंट फॉर्म में मिलता है हमें, जैसे कि सुक्रोज। जैसे कि हमने क्या खाया, रोटी खाई, तो रोटी में क्या होगा, हमारे पास सुक्रोज होगा। गेहूं में, तो गेहूं का जो सुक्रोज होता है वो डिफरेंट एंजाइम्स की प्रेजेंस में ब्रेक होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज जाइमेज की प्रेजेंस में ब्रेक हो जाते हैं C2H5OH CO2 और वाटर मॉलिक्यूल में। इस टाइप से हम एंजाइम की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट की हेल्प से एल्कोहल्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। चलिए वो भी देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग फर्मेंटेशन
ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसे समझने के लिए हमें आना चाहिए एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स अगर नहीं जानते कोई बात नहीं, आपने पढ़ा होगा वर्ड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आर दो सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन। किसी भी रिएक्शन को स्पीड से करने के लिए हम कैटलिस्ट का यूज करते हैं। कैटलिस्ट नॉर्मली हमारे किसी भी रिएक्शन को कई गुना बढ़ा देते हैं। जैसे अगर हम हेवर्ट प्रोसेस ऑफ अमोनिया को देखें तो वहाँ पर जो फॉर्मेशन है H2 और N2 की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन कराएंगे हीट देकर उसको, तो जो रिएक्शन फॉर्मेशन में प्रोडक्ट बनेगा अमोनिया। यदि हमने वहाँ पर जैसे कि हमने रिएक्शन कराई H2 N2 की टेम्परेचर और प्रेशर की प्रेजेंस में, प्रोडक्ट बनेगा अमोनिया। रिएक्शन बहुत स्लो होती है, रिएक्शन बहुत ही स्लो होती है। अगर इसमें हम डाल दें Fe एंड MO, Fe होता है कैटलिस्ट और MO होता है प्रमोटर, तो ये कैटलिस्ट जो होता है इस रिएक्शन को कई गुना बढ़ा देता है, कई गुना बहुत तेज़ी से स्पीड बढ़ाएगा जब इसकी, तो हमें इजीली ऑब्टेन हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर एंजाइम जो होते हैं वो होते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट या बायो कैटलिस्ट। ऐसे एंजाइम्स, ऐसे कैटलिस्ट जो कि हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली मिलते हैं, बॉडी में ही डेवलप होते हैं, ऐसे कैटलिस्ट को हम, ऐसे बायो कैटलिस्ट को हम एंजाइम्स बोलते हैं। और एंजाइम्स की ये प्रेजेंस ही हमारी बॉडी में इसकी स्पीड को इतना बढ़ा देती है, जैसे हमने जो सुबह का नाश्ता किया, हमने ब्रेकफास्ट किया, तो ब्रेकफास्ट को पचाने के लिए ये एंजाइम इतना इफेक्टिव होता है कि यदि इसकी प्रेजेंस ना हो, एंजाइम्स की बॉडी के अंदर प्रेजेंस ना हो, तो शायद कई साल तक ये खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाए। इतना इफेक्टिव है, कई साल तक हम खाना खा ही नहीं पाएंगे अगर ये बायो कैटलिस्ट हमारी बॉडी के अंदर ना हो। तो देखते हैं इसमें रिएक्शंस किस टाइप से होंगी। सबसे पहले आता है जो नॉर्मली हम रोटी खाते हैं, वो होती है नॉर्मली सुक्रोज की। हालांकि ये हमारी बॉडी के अंदर नहीं बन रहा, लेकिन एंजाइम्स की प्रेजेंस में बनता है। बॉडी के बाहर भी हम इन्हीं एंजाइम्स की प्रेजेंस में इसको, इसकी हेल्प से प्रिपेयर करते हैं अल्कोहल को। जैसे सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। हाइड्रोलिसिस करेंगे, एंजाइम होगा इनवर्टेज, और यहाँ पर इनवर्टेज एंजाइम होगा और यहाँ प्रोडक्ट बनेगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। हमने इसको अलग अलग क्यों लिखा? क्योंकि एक मॉलिक्यूल बनेगा यहाँ पर ग्लूकोज और एक मॉलिक्यूल बनेगा फ्रक्टोज। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो सुक्रोज होता है वो इन दोनों मॉलिक्यूल के मर्ज होने से ही बनता है, और जब ये हाइड्रोलाइज होगा तो इन्वर्टेज की प्रेजेंस में, तो एक मॉलिक्यूल बनाएगा ग्लूकोज और सेकेंड मॉलिक्यूल बनाएगा ये फ्रक्टोज का। अब इनमें से कुछ भी ले लें हम, यहाँ पर लिखते हैं C6H12O6 और इसकी फिर से हाइड्रोलिसिस या जाइमेज की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, तो जाइमेज इसको ब्रेक करेगा C2H5OH CO2 एंड H2O में। देखिए रिएक्शन बैलेंस हुई या नहीं हुई। C6 है, यहाँ पर C ट्वाइस करें, यहाँ ट्वाइस करें, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो 2C इंटू C 4C प्लस 2C 6C, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10। तो O बैलेंस नहीं होंगे, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल नहीं, यानी कि ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब देखते हैं 4C एंड 2C 6C और 2O एंड 4O 6O,
एंड 10 + 2H यानी कि क्या बन गया हमारे पास 610 यानी कि 12H और ये मॉलिक्यूल बनेगा इथेनॉल। सेकंड यहाँ आता है फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च जानते ही हैं क्या होता है। स्टार्च जैसे कि हम पोटैटो में होता है और राइस में भी होता है स्टार्च, और इसका फार्मूला होता है C6H10O5 इसकी हाइड्रोलिसिस के लिए NH2O मॉलिक्यूल लेंगे, एंजाइम होगा डाइएस्टेज और ये ब्रेक हो जाएगा N मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में C6H12O6। जो स्टार्च होता है, स्टार्च केवल ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, सॉरी यहाँ बनेगा माल्टोज, पहले बनेगा माल्टोज, बना होता है ग्लूकोज से ही। यहाँ लिखेंगे N मॉलिक्यूल ऑफ C12H22O11 डाइएस्ट की टेस्ट की प्रेजेंस में किधर हो जाएगा, ये हो जाएगा माल्टोज में ब्रेक। अब माल्टोज जो बना होता है, हालांकि यूनिट जो होती है इसकी मोनोमर यूनिट चार्ज की क्या होती है, ग्लूकोज ही होती है, लेकिन जब इसको हम हाइड्रोलाइज करेंगे डाइएस्टेज की प्रेजेंस में तो पहले ये माल्टोज बनाएगा। तो ये है स्टार्च। अब ये जो माल्टोज है C12H22O11 हाइड्रोलाइज होगा माल्टेज की प्रेजेंस में N मॉलिक्यूल ऑफ या 2 मॉलिक्यूल ऑफ C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज। जब आप पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स बायोमॉलिक्यूल्स के टॉपिक में तो उसके क्लियर हो जाएगा आपको कि रिएक्शंस तब फिर से आएंगी और क्लियर हो जाएगा कि कौन सा मॉलिक्यूल कैसे बना होता है, कौन सा मोनोमर है, कौन सा डाइमर है, कौन सा ट्राइमर या कौन सा पॉलीसैकेराइड्स है, तो वहाँ जाके क्लियर हो जाएगा। अब रिएक्शन फिर से वही आ जाएगी जो हमने ऊपर पढ़ी थी, C6H12O6 प्लस यहाँ पर क्या करेंगे, जाइमेज की प्रेजेंस होगी और प्रोडक्ट बनेगा C2H5OH ट्वाइस एंड ट्वाइस CO2, फिर से इथेनॉल प्रिपेयर हो गया। यहाँ पर फिनिश होती हैं आपकी जो प्रिपरेशंस हैं ऑफ एल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स फिनिश होती हैं यहाँ पर। और अब इसके बाद शुरू होगी प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर हम देखें इसकी फर्स्ट फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में देखेंगे जो इसके लोअर मेंबर्स होते हैं, लोअर मेंबर्स की ये होते हैं कलरलेस बट विद अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल लिक्विड, कलरलेस लिक्विड विद अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। और जो हायर मेंबर्स होते हैं मोर देन 12 कार्बन एटम। ये होते हैं कलरलेस एंड स्मेल या ऑर्डरलेस वैक्स लाइक सॉलिड। एग्ज़ाम में पूछ सकता है वो आपसे, तो वैसे तो कलरलेस ही होंगे ये, चाहे वो हायर लोअर मेंबर्स हों या हायर मेंबर्स हों। यह मतलब किससे आता है लोअर मेंबर्स हायर मेंबर्स से, यहाँ समझ सकते हैं कि जैसे कि हमने लोअर मेंबर जैसे कि CH3OH लिखा, अगला मेंबर क्या लिखेंगे C2H5OH, तो अगर देखें अगला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम C3H7OH। ज़रा डिफरेंस देखेंगे, इसको डिफरेंस क्या आ रहा है
यहाँ पर CH3, यहाँ पर प्लस हुआ CH2, यहाँ पर प्लस हुआ CH2, यानी कि 14 बाई वेट इंक्रीज होता है जब किसी भी एक लोअर मेंबर से हायर मेंबर्स में, तो इसे बोलते हैं हम, और फंक्शनल ग्रुप एक हो इट इज कॉल्ड होमोलॉगस सीरीज या होमोलॉगस कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड्स जो कि कंटिन्यूअस मेंबर्स हों एक ही फैमिली के और उनके बीच में जो डिफरेंस हो वो CH2 का हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप सेम हो, ऐसे मेंबर सीरीज को होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। तो लोअर मेंबर्स कैसे होंगे? कलरलेस लिक्विड होंगे, साथ में इनकी एक स्पेशल या करेक्टरिस्टिक स्मेल होगी, और साथ में जो हायर मेंबर्स होंगे मोर देन 12 कार्बन एटम वाले वो कलरलेस होंगे, ऑर्डरलेस होंगे, लेकिन कैसे होंगे? वैक्स लाइक सॉलिड्स होंगे। वो आता है नेक्स्ट टॉपिक इस केस में, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट अगर देखें तो ये इंक्रीज होगा, बल्कि कहें डिक्रीज होगा, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी। ऐसा किस लिए? इसको अगर हम डायग्राम की फॉर्म में समझेंगे, समझते हैं इसको। ये हुआ नॉर्मल, बल्कि हम बनाते हैं ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन जो होगा उसके इसमें स्ट्रेट चेन होगा। अगर हम बनाएं यहाँ पर सेकेंडरी या आइसो तो क्या रहेगा? इस केस में एक ब्रांचिंग हो गई, और टर्सरी के केस में क्या हो जाएगा? ब्रांचिंग इंक्रीज हो जाएगी। तो जैसा कि बताया था, जब ब्रांचिंग इंक्रीज होगी तो उस केस में ये सरफेस एरिया इसमें ज़्यादा है और हाई सरफेस एरिया होगा तो हाई वैन डर वाल्स फोर्स होगा, और हाई वैन डर वाल्स फोर्स होगा तो हाई वैन डर वाल्स फोर्स होने पर क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, और उसको फिर से क्या हो जाएगा? वो बहुत तेज़ी से, यानी कि प्लेन मॉलिक्यूल जो होगा वो अटैच हो जाएगा एक दूसरे मॉलिक्यूल से बहुत ही अच्छी तरीके से, गुड मैनर में, और उसको हीट करने के लिए इनकी हमें हायर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि इस केस में हायर सरफेस एरिया होगा तो हायर अट्रैक्शन फोर्स होगा, यानी कि वैन डर वाल्स फोर्स होगा, और इसको हटाने के लिए हमें हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। दैट्स वाई प्राइमरी एल्कोहल हैविंग द हाई बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू द मोर ब्रांच्ड एल्कोहल्स। इस केस में क्या हो गया? इस केस में ब्रांचिंग हाई हो गई। जब ब्रांचिंग हाई हो जाएगी तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा, और सरफेस एरिया लो हो जाएगा तो उसका वैन डर वाल्स फोर्स भी दोनों के मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला बहुत कम हो जाएगा, और ऐसे केस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होगी, बहुत कम एनर्जी पर ही वो बॉयल हो जाएगा। दैट्स वाई इट डिक्रीजेज व्हेन वी मूव प्राइमरी टू सेकेंडरी एंड टू टर्सरी एल्कोहल्स। थर्ड फिजिकल स्टेट में आता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में देखा जाए तो ये ROH होते हैं, और ROH होंगे तो वाटर मॉलिक्यूल में नॉर्मली सॉल्युबल होंगे। सॉल्युबल इसलिए हो जाएंगे क्योंकि ये इसके साथ बनाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है कोई भी मॉलिक्यूल वाटर के साथ, इसका मतलब वो उसमें सॉल्युबल होगा। लेकिन लोअर मेंबर्स की सॉल्युबिलिटी हाई होगी बजाय की हायर मेंबर्स के। एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज। यहाँ पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। ऐसे ही अगर हम कुछ और प्रॉपर्टीज देखें, जैसे टॉक्सिसिटी क्या होती है, यानी कि टॉक्सिक नेचर। टॉक्सिक नेचर का मतलब क्या रहेगा कि जो मीथेनॉल होता है, अगर इसमें देखें फर्स्ट मेंबर, टॉक्सिसिटी बोलें या फिर हम बोलें इन टॉक्सिसिटी इफेक्ट, दोनों ही सही रहेगा, बल्कि टॉक्सिसिटी बोलें तो परेशानी कोई नहीं होगी। टॉक्सिसिटी में मीथेनॉल का नाम आता है। क्या है मीथेनॉल? मीथेनॉल फर्स्ट मेंबर है, यानी कि CH3OH क्या करता है?
अगर इसको कोई व्यक्ति ड्रिंक कर लेता है, पी लेता है इसके लिए, तो पॉसिबल है ये अपने पॉइजनस नेचर की वजह से उस व्यक्ति की आई साइट को भी डैमेज कर दे, यानी कि व्यक्ति ब्लाइंड हो जाएगा अगर मिथेनॉल को ड्रिंक कर लेता है। नॉर्मली देखा जाता है पहले आती थी स्पिरिट किस टाइप की, सिंपल स्पिरिट आती थी जो कि कलरलेस होती थी। उसमें क्या होता था, C2H5OH का 80 या 70% मिक्सचर आता था वाटर के साथ, डिफरेंट सब्सटेंस के साथ। लेकिन जब किसी ने देखा कि ये नॉर्मली एक एडिक्शन हो गया इससे, बहुत से लोग इसको पीने लगे, ड्रिंक करने लगे नॉर्मली इसको, तब क्या किया गया, इसको किया गया डिनेचर्ड स्पिरिट। ये क्या होता है डिनेचर्ड स्पिरिट, इसमें ऐड कर दिया गया CH3OH। इसका कलर वाइट था और जब डिनेचर्ड किया गया इसको मिलाकर इसका कलर हो गया लाइट ब्लू, जैसे कि अभी आप देखते होंगे इस समय। तो लाइट ब्लू कलर जब हो गया इसको मिक्स करने पर, यानी कि ये शो करने के लिए लाइट ब्लू कलर किया गया कि क्या है, हालांकि ये भी कलरलेस होता है लेकिन इन दोनों को मिलाकर इसमें कुछ ब्लू कलर किया गया कि ये ड्रिंक करने के पर्पज से बिल्कुल भी अनसेफ है, सेफ है ही नहीं, इसलिए इसको ड्रिंक नहीं करना है। और बताया था आपको कि यहाँ पर मिथेनॉल की प्रॉपर्टी कैसी होती है, पॉइजनस इन नेचर। और एग्जाम में पूछ सकता है वो आपसे, व्हाट इज डिनेचर्ड स्पिरिट। तो इसमें क्या मिलाया जाता है, यह मिलाया जाता है मिथेनॉल और साथ में इथेनॉल। बहुत अमाउंट कम अमाउंट होती है मिथेनॉल की, कुछ सब्सटेंस एक्स्ट्रा भी होते हैं जो मिलाए जाते हैं, लेकिन फिलहाल जो मेन कंटेंट है डिनेचर्ड स्पिरिट का वो क्या है, इथेनॉल, जिसकी वजह से स्पिरिट का नेचर डिनेचर्ड हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टीज। इसकी अपने आप में स्पेशल प्रॉपर्टी है, इसको हम कहेंगे वर्सटाइल प्रॉपर्टी। कैसे, जैसे हम देखें ROH एल्कोहल जो होता है इस पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये वर्क करना चाहिए किसकी तरह, केवल न्यूक्लियोफाइल की तरह, लेकिन ये वर्क करता है दोनों की तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी वर्क करेगा ये और इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी ये वर्क करता है। कैसे कैसे करता है, जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका वर्क करेगा तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ये वर्क करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह। और किसी केस में जब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसी तरीके से एक H पॉजिटिव आयन गेन कर लेता है तो क्या बनाएगा ये ऑक्सोनियम आयन, और ऑक्सोनियम आयन पर क्या होगा OH2 की फॉर्म में। अब ये रिलीज हो सकता है यहाँ से और कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट यहाँ पर अटैक कर सकता है। जब कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट अटैक करेगा तो रिएक्शन कैसी होगी, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। ऐसे केस में यहाँ पर अटैक होगा, इसे बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। तो यहाँ पर ये वर्क कर रहा है न्यूक्लियोफाइल की तरह भी और इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी, यही इसका वर्सटाइल नेचर है। वैसे इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो मेन होंगी 3। कैसे, अगर हम देखें तो RO और H रिएक्शन फर्स्ट जो होगी ड्यू टू H एटम ऑफ OH ग्रुप, यानी कि पहली वाली रिएक्शन जब होगी, जबकि कह सकते हैं इसको हम रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ONH बॉन्ड। सेकेंड रिएक्शन ऐसे ही होगी, रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप, या फिर कह सकते हैं ये मॉलिक्यूल कंप्लीट ब्रेक हो जाए OH, क्या कहेंगे क्लीवेज ऑफ C सिंगल बॉन्ड O बॉन्ड। फर्स्ट केस में क्या हुआ भाई, फर्स्ट केस में यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हुआ O और H का, तो इस केस में क्या कहा हमने, रिएक्शन ड्यू टू H एटम ऑफ OH ग्रुप, या कह सकते हैं हम
यहाँ पर क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। सेकेंड केस में क्या ब्रेक किया हमने, सेकेंड केस में ब्रेक किया हमने OH ग्रुप को R के साथ जो था रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप, या कह सकते हैं क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। थर्ड जो होगा वो रिएक्शन ड्यू टू बोथ R यानी कि एल्काइल एंड OH ग्रुप, यानी कि कंप्लीट मॉलिक्यूल यहाँ पर कंज्यूम हो रहा है किसी भी रिएक्शन के लिए। अब पढ़ते हैं रिएक्शंस को। फ्रेंड्स, तो आज आपने कंप्लीट कर ली अल्कोहल्स की प्रिपरेशंस, और साथ में ही शुरू कर दी हमने आज अल्कोहल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में लगभग आपका जो फर्स्ट पार्ट है रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ O एंड H बॉन्ड, वो लगभग कंप्लीट हो चुका है, बस इसमें थोड़ा सा पॉइंट रह गया है, वो आपको कराते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और एमिकेम सीरीज के सारे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, उसके लिए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल के बटन को प्रेस कीजिए। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।